कोडरमा में बस पलटी, 11 लोग घायल, तेज रफ्तार में थी बस, तीखे मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा, 3 की हालत गंभीर। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में सोमवार की अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अंगार मोड़ के पास सुबह लगभग 4:30 बजे एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई है। इस दुर्घटना में कुल 11 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद तुरंत क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और तीखे मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे हादसा हुआ है। घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। नए नियमों के तहत 2,55,823 मतदाता चुनेंगे अपना एमएलए। बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक दिन पूर्व आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की है। घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो अभी तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि झामुमो के प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। भाजपा ने आधिकारिक रूप से नाम का घोषणा नहीं किया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी के प्रबल दावेदार है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन उनकी हार हो गई थी। इस बार झारखंड में घाटशिला उपचुनाव में कई नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिससे वोटर्स को पहचानने में किसी तरह की दिक्कत न हो। बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने घाटशिला में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना, साथ में कल्पना सोरेन भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीती शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी एवं गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था और इसे अचानक तय किया गया है। फिलहाल दिल्ली दौरे के उद्देश्य को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अल्प प्रवास के बाद जल्द ही झारखंड लौट सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन दिल्ली में सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और कोर्ट में 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी आज दिल्ली जा सकते हैं। कुर्मी समाज की एसटी मांग के विरोध में 8 अक्टूबर को होगी आदिवासी आक्रोश महारैली। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के विरोध में राज्य भर के आदिवासी संगठनों ने 8 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश महारैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन आदिवासियों का संवैधानिक हक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, नौकरी, आरक्षण और जमीन की रक्षा के लिए है। आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज के कुछ लोग अपने को अनुसूचित जनजाति घोषित कराने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में कहा गया कि ब्रिटिश शासनकाल के आदिवासी विद्रोहों जैसे चौहाड़, कोल और संथाल विद्रोह में रघुनाथ महतो, बोली महतो और चरकू महतो जैसे नायकों को जबरन आदिवासी इतिहास में शामिल किया जा रहा है। आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि कुर्मी समाज द्वारा फर्जी इतिहास और सभ्यता गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो मूल आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, मानव शास्त्रीय अध्ययन, लुकूर कमेटी की रिपोर्ट और टीआरआई के शोध कार्य इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है। प्रवक्ताओं ने कहा कि यह प्रयास आदिवासी पहचान और अधिकारों को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। इसलिए संथाल, भूमिज, मुंडा हो, उराव, खड़िया, बेदया, करमाली, कोरबा, बिरहोर, कोडा, चेरो, भोक्ता, खिरवार सहित सभी 33 आदिवासी समूहों से एकजुट होने की अपील की गई है। गोमिया के होटलों में देह व्यापार की गुप्त सूचना पर छापा, होटल मालिकों को दी सख्त चेतावनी। गोमिया में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 होटल पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार होटल में देह व्यापार के संचालन की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। इस पर सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार और आईईएल थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो समेत महिला पुलिस के साथ होटल में पहुंचे और निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान एक भी संदिग्ध नहीं पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल मालिकों से इस संबंध में पूछताछ की और उन्हें चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में फिलहाल कोई अवैध गतिविधि सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने होटल मालिकों को साफ साफ हिदायत दी कि वो अपने प्रतिष्ठान में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों की अनुमति न दे। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा, फिर रुक रुक कर होगी बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि राजधानी का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में
3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। इसमें लोगों को थोड़ी गर्मी और उमस का एहसास होगा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। आज देर शाम उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर बाकी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 6 अक्टूबर को यह चेतावनी उत्तरी जिलों में केंद्रित रहेगी, जबकि 7 अक्टूबर को उत्तरी और मध्य पूर्वी हिस्सों में भी ऐसे मौसम की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और खुले मैदान या बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। राज्य में अगले सप्ताह भी हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। 7 से 11 अक्टूबर के बीच कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में रांची, डाल्टनगंज, बोकारो समेत कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रहा टर्फ लाइन और 4.5 किलोमीटर तक सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण राज्य के मौसम को प्रभावित कर रही है। लातेहार में कोयला साइडिंग पर फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। लातेहार में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए बीती रात कोयला साइडिंग पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घटना 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 11:45 पर हुई, जब टोरी रेलवे कोल साइडिंग पर एनटीपीसी का कोयला जो केरेडारी से हाईवा द्वारा चलकर टोरी साइडिंग में खाली किया जा रहा था, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात अपराधी मौके पर पहुंचे और 4 से 5 राउंड फायरिंग की है। यही नहीं, अपराधियों ने घटनास्थल पर सुतली बम भी चलाया है। फायरिंग की इस घटना में साइट पर लोडिंग का कार्य कर रहे गोपाल प्रसाद गंभीर घायल हो गए हैं। बताया गया कि गोली उनके जांघ के पास में लगी है। फिलहाल घायल गोपाल प्रसाद खतरे से बाहर है और उनका इलाज रिम्स रांची में चल रहा है। बच्चों के विवाद में बड़े भिड़े, ईंट पत्थर से हमला, पुरानी रंजिश को लेकर बढ़ा विवाद, कई लोग घायल, पुलिस ने शांत कराया मामला। गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार में रविवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों के बीच हुए झगड़े में अचानक से बड़े लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना में कई लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार झगड़ा कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना पर इलाके में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। डीएसपी नीरज कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल हालात को नियंत्रित किया और लोगों को शांत कराया। नागाबाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। रांची नगर निगम की प्रवर्तन टीम और जिला प्रशासन में संयुक्त रूप से सोमवार की सुबह शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। यह अभियान नागाबाबा खटाल से लेकर पिस्का मोड़ तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटी और अवैध निर्माणों को हटाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। वर्षों से इस मार्ग पर सड़क किनारे ठेले, खुमचे और अस्थायी दुकानों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हम सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं, यही हमारा रोजगार है। अचानक सब कुछ हटा दिया गया, अब हम कहाँ जाएं? दुकानदारों ने कहा कि सरकार को दुकान हटाने से पहले कोई स्थायी जगह देनी चाहिए थी ताकि हमारी रोजी रोटी न छीने। कई अन्य फुटपाथ विक्रेताओं ने भी संयुक्त रूप से प्रशासन से वेंडर जोन या ठेला बाजार में स्थायी जगह देने की मांग की है ताकि उन्हें बार बार सड़क से हटाया न जाए। अर्धनिर्मित पानी टंकी के पास मिला घायल, कोडरमा सदर अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने किया मार्ग जाम, हत्या की आशंका। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरनाडीह में आज सोमवार सुबह एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। घायल की पहचान पुरनाडीह निवासी 45 वर्षीय अशोक राणा उर्फ कारू राणा के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अशोक को तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के भतीजे पवन राणा ने बताया कि अशोक राणा रविवार सुबह 10 बजे से घर से लापता था। देर शाम तक घर लौटने पर परिजनों की उनकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन सोमवार सुबह अशोक के भाई संतोष राणा और अन्य लोग शौच के लिए उसी पानी टंकी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अशोक को गंभीर चोट के साथ घायल पाया। अशोक दर्द से कराह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन जैसे ही अशोक राणा की मौत की खबर फैली, आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।
मांडर में 200 करोड़ से बनेगा डैम, जल संकट से मिलेगा छुटकारा। मांडर और उसके आसपास के गांवों को अब पानी की किल्लत नहीं होगी। जल संसाधन विभाग ने कैंबो में करीब 200 करोड़ की लागत से डैम बनाने की योजना तैयार की है। विभाग ने इस डैम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही डैम निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। डैम का निर्माण लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। बता दें कि हर साल गर्मी के दिनों में मांडर और आसपास के गाँवों में जल संकट से जूझना पड़ता है। डैम बनने से मांडर के 14 गाँवों सहित मांडर और चानो प्रखंड को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही किसानों को भी सिंचाई के लिए पूरे साल पानी मिल सकेगा। बाबूलाल ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर उठाए सवाल, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों के सरना स्थल, मसना स्थल, हड़गड़ी और जाहर थान जैसे धार्मिक स्थलों पर लगातार अतिक्रमण और हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब सिमडेगा में चर्च की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारी ईसाई धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जो एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चर्च को ही विशेष सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। क्या यह मतांतरण कराने वाले गिरोहों को सुरक्षा देने की तैयारी है? सिमडेगा में लगभग 51% आबादी का ईसाई धर्म में मतांतरण हो चुका है, जिसे लेकर लोगों में संदेह है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मतांतरण कराने वाले गिरोह चंगाई सभा के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण करा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था करनी है तो सिर्फ चर्च के लिए क्यों, सरना, मसना, हड़गड़े स्थल, जाहिर थान, मांझी थान, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई से दहला रांची, अमन साहू गैंग के करीबी के घर कोयलांचल शांति सेना ने की फायरिंग। राजधानी रांची एक बार फिर फायरिंग की घटना से दहल गई है। डोरंडा थाना क्षेत्र के गुसाई कॉलोनी से सत्यभामा अपार्टमेंट में बीते रविवार को जबरदस्त फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यह वारदात कॉलोनी स्थित सत्यभामा अपार्टमेंट में अमन साहू गैंग और कोयलांचल शांति सेना के बीच आकाश राय उर्फ मोनू के घर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आकाश राय का जुड़ाव अमन साहू गैंग के साथ रहा है। इस घटना में अपार्टमेंट और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस फायरिंग की जिम्मेदारी कोयलांचल शांति सेना संगठन ने ली है। वहीं माना जा रहा है कि रंगदारी और कोयला कारोबार पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। अनियंत्रित कोयला लदा ट्रक पेड़ से टकराया, चालक गंभीर रूप से घायल। जिले के बालूमाथ पांकी मुख्य मार्ग पर स्थित पचफेड़ी गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल चालक की पहचान पूरनचंद साव, पिता ठेकू साव, निवासी तेतरई गांव, थाना पांकी के रूप में की गई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चालक को तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में रेहला फैक्ट्री का कोयला लदा हुआ था और वह बालूमाथ से मेदिनीनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पचफेड़ी गांव के पास चालक ने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वाहन पेड़ से टकरा गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची, जांच में जुट गई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क किनारे से हटाने की कार्रवाई शुरू की। धनबाद में एक कर 8 सिलेंडर में विस्फोट, दुकानदार की मौत, दहल उठा बाजार। झारखंड के धनबाद में एक दुकान में सिलेंडरों में विस्फोट होने से पूरा बाजार दहल उठा। इस हादसे में दुकानदार की मौत हो गई है। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। इस घटना में पास रखी 2 बाइक भी जलकर खाक हो गई है। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के सिजुआ राजगंज मुख्य मार्ग स्थित पांडेडिया बाजार में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे जनता साइकिल नामक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। जोरदार विस्फोट के बाद आग की उठती लपटों से पूरा इलाका दहल उठा। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना में दुकानदार खेदन सोनार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खेदन तोपचांची थाना क्षेत्र की तांत्री बस्ती का रहने वाले थे। सूचना पाकर तेतुलमारी थानेदार विवेक चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शाम के लगभग 5 बजे दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। चाकुलिया में जंगली हाथियों का उत्पात, कलसी मूंग में धान की फसल बर्बाद, किसान परेशान। चाकुलिया प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में धान के पौधों से बालियां निकलने के साथ ही जंगली हाथियों का उपद्रव भी काफी बढ़ गया है। जंगलों से निकलकर हाथी गर्मा धान की फसल को खा रहे हैं और पैरों से रौंदकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। प्रखंड की लोधा शोली
पंचायत में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे कलसीमुंग गांव में पिछले 2 दिनों से जंगली हाथी शाम होते ही प्रवेश कर रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। विगत रात 9 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव के लखिंद्र गोप, सुनील गोप, जगन्नाथ खिलारी, तारापद महतो समेत कई किसानों के खेतों में घुसकर धान की फसल को खाकर और रौंद कर बर्बाद कर दिया है। इस बर्बादी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से जंगली हाथी लगातार शाम होते ही गांव में आ रहे हैं और फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों द्वारा की गई बर्बादी से गांव के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल 2 जंगली हाथी कलसीमुंग जंगल में और 7 हाथी चौटिया के बूढ़ी शोल जंगल में डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने वन विभाग से जल्द इन हाथियों को भगाने और फसल के हो रहे नुकसान से बचाने की गुहार लगाई है। झारखंड के गांवों में खेतों पर मंडराएगा ड्रोन, 10 आदिवासी युवा बनेंगे पायलट। झारखंड के कांके ब्लॉक के रेंडो व आसपास के गांवों में खेतों के ऊपर बहुत जल्द ड्रोन मंडराते नजर आएंगे। आसपास के गांवों में ड्रोन के माध्यम से ही खेतों में खाद का छिड़काव होगा। इसके लिए रेंडो गांव के 10 आदिवासी युवकों को हैदराबाद भेजकर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह सब सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची और निधि समृद्धि फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे CSR प्रोजेक्ट उन्नत कृषि के तहत किया जा रहा है। फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज कुमार सिन्हा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर मुड़ रहे हैं। किसानों के इस प्रयास को उन्नत कृषि ने एक नई दिशा दी है। सिन्हा ने बताया कि ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग के लिए युवाओं का चयन उनके क्वालिफिकेशन एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया है। प्रशिक्षण के लिए 10 युवाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 6 युवा प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद जाएंगे। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DGCA के नियमों के अनुसार संचालित किए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षुओं को रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को निबंधित कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें बाद में सरकारी योजना के तहत सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो उनके जीविकोपार्जन का साधन बनेगा। इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। सेक्टर 12 स्थित निजी अस्पताल में रविवार को इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। मृतका की पहचान चास निवासी सुषमा देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी और सजा की मांग की है। जानकारी के अनुसार सुषमा देवी को पिछले कुछ दिनों से यूरिन और स्टूल संबंधित समस्या थी। दुर्गा पूजा के पहले उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद परिजनों ने 2 अक्टूबर को उन्हें सेक्टर 12 स्थित निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई है। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की है और समय पर उचित उपचार नहीं दिया है, जिससे उनकी पत्नी की जान चली गई है। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। हालांकि इस दौरान परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट की नौबत भी आ गई थी। परिजनों ने शव लेने से इंकार करते हुए अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर कोई बयान देने से परहेज किया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदवा साइडिंग पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली। चंदवा साइडिंग टोरी में रविवार देर रात करीब 11:30 बजे हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग अमन साहू ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि रणजीत गुप्ता और सुमित चटर्जी को चेतावनी देने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि रणजीत गुप्ता और सुमित चटर्जी के कान का पर्दा हटाने के लिए यह फायरिंग की गई है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी रणजीत गुप्ता की साइडिंग पर गोलीबारी कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके चलते यह बड़ा हमला किया गया था। गैंग ने धमकी दी है कि यदि इस घटना के बाद भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो अगली बार हमला सीधे ऑफिस, घर और गाड़ियों पर बम से हमला किया जाएगा। दावा किया गया कि उन्हें सारे ठिकानों के बारे में पता है, उनके लिए ये ठिकाने अज्ञात नहीं हैं। झारखंड की इन खदानों की सैर कर सकेंगे पर्यटक, हेमंत सरकार किस प्लान पर कर रही काम। जमशेदपुर के कोलाहन खनन क्षेत्र अब सिर्फ उद्योग या उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन ये पर्यटन के नए केंद्र बनेंगे। यहाँ की यूरेनियम, तांबा और सोना खदानों की चमक पर्यटकों को आकर्षित करेगी। पर्यटन मंत्रालय ने कोलाहन में माइंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस बारे में संबंधित उपायुक्तों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने पर यहाँ की खदानों में पर्यटक सैर करते नजर आएंगे। मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य खनन क्षेत्र को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार का साधन मुहैया कराना है। प्रस्ताव के अनुसार शुरुआती चरण में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिलों की कुछ प्रमुख खदानों को चिन्हित किया गया है।
इन झीलों में यूरेनियम, तांबा, लौह अयस्क और सोना जैसी बहुमूल्य खनिज संपदाएं मौजूद है। पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित तीनों जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे चयनित खदानों का निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट भेजें। उन्हें सुरक्षा, पहुंच, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की जाँच के बाद ही खदानों को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। खदानों की सूची और सिफारिशें राज्य सरकार की ओर तैयार कर केंद्र को भेजी जाएंगी। केंद्र की अनुमति के बाद इसे धरातल पर उतारा जाएगा। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत पर्यटक खदानों के अंदर जाकर वहां की कार्यप्रणाली, खनन तकनीक और खदान कर्मियों के दैनिक जीवन को नजदीक से देख सकेंगे। इससे उद्योगों और आम जनता के बीच जुड़ाव बढ़ेगा और औद्योगिक विरासत को भी प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। रिम्स में रैंकिंग पर सख्ती, हॉस्टल से क्लास तक सुरक्षा घेरे में पहुंच रहे नए विद्यार्थी। राजीव पांडे रांची MBBS के नए सत्र के विद्यार्थी रिम्स प्रशासन की निगरानी में हॉस्टल से क्लासरूम तक जा रहे हैं। सुबह क्लास शुरू होने पर सुरक्षा गार्ड हॉस्टल संख्या 8A पहुंचते हैं और सभी विद्यार्थियों को एकत्र करते हैं। इसके बाद वीडियोग्राफी के साथ उन्हें क्लासरूम तक पहुंचाया जाता है। दोपहर में क्लास खत्म होने पर इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस हॉस्टल लाया जाता है। सूत्रों के अनुसार हॉस्टल से क्लासरूम तक विद्यार्थियों की आवाजाही पर पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। यह व्यवस्था रैंकिंग की रोकथाम के लिए की गई है। इधर सीनियर छात्रों की आवाजाही रोकने के लिए हॉस्टल का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। हॉस्टल संख्या 8A सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। इसके बाद हॉस्टल में ताला लगा दिया जाता है और बाहर 2 गार्ड तैनात हो जाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को शाम 5 बजे के बाद किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता है तो उसे सुरक्षा गार्ड को कारण सहित पूरी जानकारी दर्ज करानी होती है। रिम्स प्रशासन ने एंटी रैगिंग के नियमों की जानकारी हॉस्टल परिसर में चस्पा कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हर हाल में नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई मामला सामने आता है तो संबंधित विद्यार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ACB ने विजय प्रताप सिंह को हजारीबाग से किया गिरफ्तार, खास महल जमीन से जुड़ा है मामला। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB की टीम ने विजय प्रताप सिंह को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक की तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ACB ने निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा को गिरफ्तार किया था। विनय चौबे पहले से ही शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। तीनों पर सरकारी जमीन के गलत तरीके से हस्तांतरण में मिलीभगत का आरोप है। ACB ने इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले ही पूरी कर ली थी, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। जांच में पता चला कि हजारीबाग की करीब 2.75 एकड़ खास महल की जमीन जो साल 1948 में एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, बाद में सरकारी बताकर निजी लोगों को दे दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस लीज को साल 1978 में बढ़ाकर 2008 तक के लिए रिन्यू किया गया था, लेकिन 2008 से 2010 के बीच एक सोची समझी साजिश के तहत इस जमीन को सरकारी दिखाते हुए 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि लीज के रिन्यूअल के दौरान तत्कालीन पदाधिकारी विनोद चंद्र झा ने दस्तावेजों से जानबूझकर ट्रस्ट सेवायत शब्द हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन को सरकारी दिखाया जा सके और बाद में उसका अवैध हस्तांतरण संभव हो सके। नियमों के मुताबिक ट्रस्ट की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, लेकिन इस प्रकरण में इस नियम की खुली अनदेखी की गई है। परिणाम स्वरूप आज उसी जमीन पर बहुमंजिले व्यावसायिक भवन खड़े हैं, जो इस अवैध लेन देन का नतीजा है। चाईबासा में सड़क हादसा, युवक की मौत, मुआवजे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम, समझाने में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला बाजार में बीती रात एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में झारखंड नायक नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज रांची चाईबासा मेन रोड NH 75E को कराईकेला थाना के पास जाम कर दिया है। ग्रामीण मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सड़क जाम के कारण रांची चाईबासा मेन रोड पर वाहनों का आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया है। सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। जमशेदपुर में चोरों ने उड़ाए 5 लाख के जेवर नकद, सोते रह गए घर वाले। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर में देर रात चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। स्वर्गीय गणेश शर्मा के घर में घुसे चोर 5 मोबाइल फोन, जेवरात और नगद समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार घटना रात 1:30 से 4 बजे के बीच में हुई है। उस वक्त परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सोए हुए थे। इस बीच चोर बड़ी सफाई से घर में दाखिल हुए
और कीमती सामान समेट कर निकल गए। सुबह जब घर वालों की नींद टूटी तो दरवाजा खुला और सामान बिखरा पड़ा मिला। तभी परिवार को चोरी की भनक लगी। सूचना पर गोलमुड़ी थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्वर्गीय गणेश शर्मा के पुत्र सुजीत शर्मा और रंजीत शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात में कोई आवाज तक नहीं हुई। सुबह उठे तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है। चोरों ने बहुत सफाई से पूरी घटना को अंजाम दिया है। कन्हरी हिल से टाटी झरिया तक हरित यात्रा की शुरुआत। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध कर ली प्रतिज्ञा। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसी मूल मंत्र को लेकर हजारीबाग में रविवार को एक अनोखी पहल देखने को मिली है। हजारीबाग जिला पर्यावरण समिति के तत्वाधान में आगामी 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दूधमटिया टाटी झरिया वन संरक्षण सह पर्यावरण मेला के पूर्व आज 6 अक्टूबर को एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कन्हरी हिल से शुरू होकर टाटी झरिया तक पहुंचेगी, जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और हरित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। सुबह से ही कन्हरी हिल परिसर में उत्साह का माहौल था। हरे परिधान और हेलमेट पहने सैकड़ों साइकिल सवार साइकिल चलाओ, प्रदूषण घटाव के नारों के साथ जुटे थे। साइकिल यात्रा का शुभारंभ जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।